करा है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। तो विद्युत धारा क्या होता है, देखो भाई, किसी चालक के किसी परिच्छेद में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो आवेश के प्रवाह होने की दर जो है ना, आवेश को Q से डिनोट करते हैं और उसकी दर समय, तो Q बटे समय जो है हमारा, आवेश बटे में समय को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा, जिसे I से प्रदर्शित करते हैं। और इसका SI मात्रक क्या होता है, एम्पियर, ठीक है ना। तो A से हम इसे दिखाते हैं एम्पियर, और I इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, Q बटे में T। तो यदि हमारा आवेश क्या, 1 कूलाम हो, ठीक है, और समय जो हो वो कितना हो, 1 सेकंड हो, ठीक है ना। तो कूलाम, 1 कूलाम बटे में 1 सेकंड क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा। तो I इज इक्वल टू में 1 एम्पियर। यदि किसी चालक के परिच्छेद में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उसमें बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर होता है। अब धारा घनत्व क्या होता है, देखो भाई, किसी चालक की किसी अनुप्रस्थ काट के किसी बिंदु के चारों ओर प्रति एकांक अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसे J से प्रदर्शित करते हैं। तो मान लो भाई विद्युत धारा है ना, तो उस विद्युत धारा में उस पूरे जो चारों तरफ जो परिच्छेद अनुप्रस्थ काट है ना, उसमें से बहने वाली जो धारा है, उस अनुप्रस्थ काट मतलब एरिया में जो बहने वाली धारा का अनुपात है, उसी को हम क्या बोलते हैं, धारा घनत्व बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये इसे J से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो जाएगा J इज इक्वल टू में I बटे में A हो जाएगा। A मतलब एरिया। तो हमें पता है भाई I धारा क्या होता है, धारा होता है आवेश बटे में हमारा समय। तो हम क्या लिख सकते हैं, हमें Q बटे में T और A, इस तरह से हमारा हो जाएगा धारा घनत्व। Q बटे में T इज इक्वल टू I से हमने लिया है। और इसका अब हमारा मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर बटे में हमारा आवेश जो है हमारा धारा, वो एम्पियर होता है, और हमारा एरिया मीटर स्क्वायर होता है। तो ऊपर आ जाएगा तो मीटर माइनस का स्क्वायर हो जाएगा। अब धारा घनत्व इसी और वह अनुगमन वेग में संबंध बताना है। अब अनुगमन वेग क्या होता है, देखो भाई, इलेक्ट्रॉन जब भाई धारा प्रवाहित होती है तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है उसी को अनुगमन वेग बोले, जिस दर से इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, ठीक है ना। अब भाई धारा घनत्व अभी हमने निकाला है। अब एक और यहाँ पर चीज़ आती है, विद्युत धारा और अनुगमन वेग में भी संबंध पूछ लिया जाता है। तो दोनों हम देखेंगे यहाँ पर। तो इस तरह हमने परिपथ बनाया जिसमें एक सेल है PQ, है ना, जिसकी दूरी है, और इसका एरिया A है, और इसमें इलेक्ट्रॉन है ना। और जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा जो है ना, जो इसका क्या है भाई, विद्युत क्षेत्र जो उस तरफ है, और जो इसका इलेक्ट्रॉन जो प्रवाह होगा वो उसके विपरीत होता है। तो जो हमारा वेग होगा वो इस तरफ होगा। और ये इस तरह से हमने पूरा सर्किट बना रखा है। माना PQ एक चालक है जिसकी लंबाई L है। तो PQ एक पूरा चालक है जिसकी लंबाई कितनी है, L है, तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। और तब आयतन क्या हो जाएगा हमारा, अनुप्रस्थ क्षेत्र काट क्षेत्रफल मतलब एरिया और गुणा में हमारी लंबाई। तो AL क्या हो जाएगा, इसका आयतन हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। यदि चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और हमें पता है जो धारा में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन है वो कौन से होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि बाहर के कक्ष में होते हैं। जैसे हमारा एटम है ना, उसके बाहरी जो कक्ष है ऑर्बिट, उसके इलेक्ट्रॉन के होते हैं, प्रभाव होते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो तो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, भाई हमने जो वॉल्यूम निकाली उस पूरे वॉल्यूम में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन n है उनका गुणा कर दो, तो इतने हमारे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे मुक्त, ALN, ठीक है, AL गुणा n। यदि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E हो, अब आवेश क्या है, E है, तो चालक PQ पर कुल आवेश Q क्या होगा भाई, अगर पूरे में E है तो E का गुणा कर दो, LALN गुणा में E, तो इस तरह से हम कुल आवेश निकाल देंगे। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन का वेग VD है, अतः आवेश को चालक को पार करने में लगा समय। तो भाई हमें पता है भाई जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनका वेग जो है वो क्या है, VD है, चाल। और हमें पता है चाल इज इक्वल टू में दूरी बटे में समय। तो समय कुल कितना लगेगा, समय इज इक्वल टू में दूरी बटे में वेग हो जाएगा। तो दूरी हमारी क्या है, दूरी है L, और हमें जो वेग है VD है, तो क्या हो जाएगा, L बटे में VD हो जाएगा समय। तो अब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, हमें पता है चालक पर बहने वाली धारा क्या होती है, I इज इक्वल टू में Q/T होता है। Q हमने निकाला ALNE, और बटे में T अभी हमने निकाला L बटे में VD। तो L से L कट जाएगा, बचेगा कि क्या,
हाँ, तो HCl कट गया, बचा क्या NeAVD, इस तरह से हम लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं ANeVD, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। अब हमें निकालना है धारा घनत्व। धारा घनत्व क्या होता है, J इक्वल टू में I बटे में A। अब I की वैल्यू यहाँ रख दो, तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा A है, A से A कट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, NeVD हो जाएगा। तो J इक्वल टू में NeVD हो जाएगा। क्या है ये है हमारा धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। अब ओम का नियम क्या होता है, देखो भाई, सन 1828 में जॉर्ज साइमन ओम जो थे, उन्होंने विद्युत धारा और विभवांतर में एक संबंध स्थापित किया जिसे ओम का नियम कहते हैं। अब इनके अनुसार क्या था, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना करे, मतलब कोई भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना करे, जैसे भौतिक अवस्था क्या होती है, जैसे कि मान लो उसके ताप में कोई परिवर्तन ना करे, है ना, उसके पदार्थ की प्रकृति में कोई परिवर्तन ना करे, तो उसमें बहने वाली धारा चालक के सिरों के बीच लगाए हुए विभवांतर V के अनुक्रमानुपाती होती है। तो उसमें बहने वाली धारा जो I है वो अनुक्रमानुपाती किसकी होती है, V के। यदि हम किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर V लगाने पर उसमें बहने वाली धारा I हो, तो V समानुपाती क्या होगी, I के, और समानुपाती का चिन्ह हट के क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। तो V इक्वल टू में RI होता है, ठीक है ना। जहाँ R एक अनुपातिक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, और हम यहाँ पर समीकरण 1 से क्या कह सकते हैं कि R इक्वल टू में क्या हो जाएगा, V बटे में I हो जाएगा, मतलब कि प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे में विद्युत धारा। अब ओम के नियम का निगमन में हम देखेंगे, उससे पहले प्रतिरोध के बारे में ही हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। प्रतिरोध, देखो भाई, कोई चालक विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है, ठीक है ना, कोई चालक जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डालता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, और ऐसे चालक को प्रतिरोधक बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसे चालक को प्रतिरोधक कहते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध लगाए गए विभवांतर V और उसमें बहने वाली धारा I के अनुपात के बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, प्रतिरोध बराबर क्या इज इक्वल टू विभवांतर बटे में धारा होता है। और यहाँ पर मात्रक क्या आ जाएगा इसका, देखो SI पद्धति में प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वो होता है ओम, और इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसका संकेत क्या है, ओमेगा। सूत्र वही R जो V बटे में AI। और यहाँ पर अगर मान लो हमारा V जो है वो क्या हो, विभवांतर 1 हो, और हमारा धारा जो है 1 एम्पियर हो, तो उसमें बहने वाला जो 1 एम्पियर, और जब एक हमारा विभवांतर वोल्ट होगा तो उसमें जो क्या होगा, प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, 1 ओम होगा। तो 1 ओम होगा। अतः यदि किसी चालक के सिरों के मध्य 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर उसमें बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर हो, तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होता है, ठीक है ना। एक थोड़ी बहुत यहाँ पर एक और चीज़ है, 1 किलो ओम क्या होगा, 10⁻³ ओम, और 1 मेगा ओम क्या होगा, 10⁻6 ओम। और इसी तरीके से और भी बढ़ा सकते हैं हम। वे में सूत्र क्या है, देखो भाई, R इज इक्वल टू V बटे में I होता है, तो V क्या है, वोल्ट है, और हमारा I क्या है, एम्पियर है। तो वोल्ट क्या होता है, वोल्ट होता है हमारा आवेश, नहीं, वोल्ट होता है हमारा आवेश को लाने में किया क्या कार्य। तो कार्य को क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं, है ना। कार्य क्या होता है, कार्य होता है हमारा बल गुणा विस्थापन। तो इस तरह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं जूल बटे में हमारा आवेश, ठीक है ना, कुलाम जिसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुलाम जूल मतलब वही कार्य। तो कार्य क्या होता है, हमारा बल गुणा विस्थापन। तो बल क्या है हमारा, न्यूटन, और विस्थापन मतलब कि मीटर से लेंगे हम यहाँ पर, तो न्यूटन गुणा मीटर हो गया। और हमारा जो कुलाम था वो नीचे चला जाएगा, और कुलाम क्या होता है हमारा, कुलाम होता है आवेश गुणा में समय। तो आवेश गुणा में समय को हम क्या बोलते हैं, कुलाम बोलते हैं। तो एम्पियर गुणा में क्या हो जाएगा, सेकंड, और एक नीचे एम्पियर तो है ही, तो एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो न्यूटन है, न्यूटन क्या होता है, न्यूटन होता है हमारा क्या बोलते हैं उसे, न्यूटन होता है हमारा, हाँ, तो हमारा न्यूटन क्या होता है, त्वरण गुणा में द्रव्यमान। तो द्रव्यमान को जब हम त्वरण से गुणा करते हैं ना, तो ये हो जाएगा किलोग्राम, मतलब हमारा तो द्रव्यमान किलोग्राम में ले लिया। और हमारा त्वरण क्या है, हमारा मीटर बटे में सेकंड स्क्वायर, है ना, मतलब कि वेग बटे में समय होता है। तो वेग हमारा क्या हो जाएगा, मीटर गुणा में समय, और एक और समय हो जाएगा तो सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा सेकंड स्क्वायर। तो ये सेकंड क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, एम्पियर स्क्वायर तो है ही।
ऊपर क्या रह जाएगा हमारा, मीटर मीटर दो बार हो गया, मीटर स्क्वायर तो किलोग्राम गुणा मीटर स्क्वायर बटे में एम्पियर स्क्वायर और गुणा में सेकंड क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो किलोग्राम एक हो जाएगा एम और मीटर हो जाएगा हमारा स्क्वायर तो एल स्क्वायर हो जाएगा और समय जो है वो हमारा 3 है तो ऊपर आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा T-3 और हमारा एम्पियर जो है वो भी स्क्वायर है तो ऊपर आएगा -2 हो जाएगा। तो ML2 T-3 और A-2 इसका क्या हो जाएगा विमेय सूत्र। इसे याद रखेंगे ML2 T-3 और A-2 क्या होता है प्रतिरोध का विमेय सूत्र होता है। अब प्रतिरोध की निर्भरता क्या होती है, देखो भाई किसी धातु चालक के लिए प्रतिरोध का व्यंजक निम्न है। तो भाई धातु प्रतिरोध का जो इसके लिए निम्न है, देखो भाई निर्भरता के किस किस के ऊपर है। तो आर अभी हम इसका निगमन करेंगे, ठीक है ना। इससे पहले अब हम यहाँ पर इसका ओम के नियम का निगमन देखेंगे। माना किसी चालक तार की लंबाई L है तथा उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, ठीक है, और उसके प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। जिस तरह से परिपथ बनाया था उसी तरीके से यदि चालक के सिरों के बीच विभवांतर V लगाने पर उसमें स्थापित विद्युत क्षेत्र E हो तो भाई देखो भाई यहाँ पर जब हम विभवांतर V लगाएंगे है ना किसी L दूरी L लंबाई के चालक पर तो उसमें जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या हो जाएगा E। तो E इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा विभवांतर V बटे में L हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या होता है, बल हमारा यहाँ पर कितना लगेगा वही जितना विद्युत क्षेत्र लग रहा है, ठीक है ना। तो E गुणा में हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला विद्युत क्षेत्र कैपिटल E। तो जहाँ इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का आवेश है, ठीक है ना, यदि प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है तब उस पर उत्पन्न त्वरण क्या होगा। त्वरण ही होता है हमारा बल गुणा विस्थापन, सॉरी हाँ हमारा त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है वेग में परिवर्तन गुणा में समय, इस तरह से है ना। और यहाँ पर हम बल गुणा में m ले रहे हैं ना। अच्छा F इज इक्वल टू क्या होता है त्वरण गुणा में द्रव्यमान, है ना। और यहाँ पर जब त्वरण इधर आ जाएगा तो हम कह सकते हैं F बटे में m हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे देख सकते हैं ना F इज इक्वल टू क्या होता है ma होता है ना। तो हम a को इधर ले लेंगे और F उधर चले जाएगा तो m बटे में आ जाएगा तो F बटे में m हो जाएगा। तो यहाँ पर F की जगह हमने क्या निकाला E हमने लग रखा, ठीक है ना, और m तो है ही। तो a यहाँ पर क्या हो जाएगा E और हमारा जो यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे विद्युत क्षेत्र जो हमने निकाला था वो कितना निकाला था V बटे में L। तो इस तरह से हम लिख देंगे। अब गति के प्रथम नियम से हम यहाँ पर V u प्लस AT होता है तो यहाँ पर A की वैल्यू रख देंगे EV और ML जो है, और यहाँ पर T को हम शांति काल लेंगे, है ना। क्या लेंगे, इस तरह से हम T लेंगे, है ना। तो ये होता है शांति काल। और हमारा जो क्या बोलते हैं इसे प्रारंभिक जो वेग है वो कितना होगा, 0 होगा, 0 होगा। तो EV बटे में ML और ऊपर टाउ जो हमारा शांतिकाल है वो आ जाएगा। तो VD इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें पता है VD ये हमारा जो निकला है शांतिकाल के लिए निकला है, हमें निकालना है किसके लिए, VD के लिए, है ना। तो इसके लिए हम क्या निकालें VD इज इक्वल टू U प्लस हम क्या कर देंगे हाफ भाग लगा देंगे 2 से, तो इससे 2 से भाग लगाए तो ये हो जाएगा EV और शांतिकाल T और 2 ml हो जाएगा। इस तरह से हमारा वीडियो आ जाएगा। और किंतु देखो भाई हम पता है I इज इक्वल टू में हमने निकाला था विद्युत धारा और किसमें जो हमारा विद्युत धारा और धारा घनत्व संबंध निकाले थे तो NEA/VD निकाला था, है ना। नहीं विद्युत धारा और अनुगमन वेग में जो संबंध निकाल लेते तो वो NEV/AD VD निकाला था NEA/VD। तो यहाँ पर जब हम I की वैल्यू इधर रखते हैं, है ना, तो जब हम यहाँ पर VD तो इस तरह से हमने V की वैल्यू यहाँ पर I की वैल्यू हमने रखी, सॉरी इसमें हमने क्या रखा है, हमने VD की वैल्यू रखी है ना, जो हमने VD निकाला है। तो इस तरह से हमने निकाली तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू NE² V और T और A हो जाएगा हमारा और बटे में 2 ml हो जाएगा। अब I इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा NE²
और टी, और हमने क्या करा है यहाँ पर, हमने v को अलग लिख दिया और a बटे में l अलग लिख दिया और 2ml इधर आ जाएगा और v अलग लिख दिया हमने। और हम यहाँ पर v को नीचे ले लेंगे तो i बटे में v हो जाएगा इज इक्वल टू n ई स्क्वायर और टाउ और बटे में 2m और हमारा al हो जाएगा, ठीक है ना। और ये शांति काल चल रहा है अभी भी, और हम यहाँ पर इसको उल्टा कर देंगे तो v बटे में i इज इक्वल टू 2m और बटे में n ई स्क्वायर और t और गुणा में l बटे में a। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, विभवांतर बटे में धारा बराबर ये, मतलब ये जो है पूरी चीज़ ये किसके बराबर है, r के। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं r इज इक्वल टू में क्या है 2m n ई स्क्वायर t और गुणा में l बटे में a, और यही चालक के प्रतिरोध का सूत्र है। तो यहाँ पर देख भी सकते हैं हम कि ये जो r है वो किसके समानुपाती है, l के, और जो a है वो व्युत्क्रमानुपाती है और t भी व्युत्क्रमानुपाती है, और जो इलेक्ट्रॉन की संख्या वो क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। और द्रव्यमान ये तो भाई नियतांक ही रहता है ना, हमारा Pm जो है द्रव्यमान नियतांक रहता है और हमारा जो E है वो भी नियतांक रहता है। तो इस तरह हम यहाँ पर कह सकते हैं प्रतिरोध की निर्भरता धातु चालक के लिए प्रतिरोध का व्यंजक ये होता है, और M व E नियतांक है, अतः किसी चालक का प्रतिरोध L A N तथा T पर निर्भर करता है। तो सबसे पहली चीज़ है चालक की लंबाई पर, तो किसी चालक का प्रतिरोध R उसकी लंबाई L के अनुक्रमानुपाती होता है। हाँ, अनुक्रमानुपाती मतलब समानुपाती होता है, ठीक है ना। जिस तरह से लंबाई हम बढ़ाते जाएंगे उस तरह जो हमारा चालक है उसका क्या बढ़ता रहेगा, प्रतिरोध बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। और चालक के अनुप्रस्थ काट के क्या होता है, किसी चालक तार का प्रतिरोध R उस चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र पर A के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब कि जिस तरह मोटाई हम बढ़ाते जाएंगे उस तरह प्रतिरोध कम होता रहेगा। जिस तरह मोटाई कम करते जाएंगे अनुप्रस्थ काट की उस तरह क्या होता रहेगा, प्रतिरोध बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीसरा है चालक के पदार्थ की प्रकृति। तो प्रकृति देखो भाई क्या है भाई, देखो किसी चालक का प्रतिरोध R के प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब मान लो पदार्थ की जो प्रकृति वो अच्छी होगी, इलेक्ट्रॉन उसमें ज़्यादा होंगे तो ये n के क्या व्युत्क्रमानुपाती, अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो प्रतिरोध कम होगा, इलेक्ट्रॉन कम है तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा। अब चौथा है चालक के तार पर। अब किसी चालक का प्रतिरोध R शांति काल T के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब ये चालक के तार पर निर्भर करेगा कि तार कितने वो शांति काल जो दे रहा है उसके व्युत्क्रमानुपाती है। पांचवा विद्युत चालक तत्व। अब ये क्या होता है इसके बारे में पूरी चीज़ दे रखी है, पहले वही देखते हैं। विद्युत चालक तत्व है ना, किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उसका विद्युत चालकत्व कहते हैं, इसे G से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, विद्युत चालकत्व किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम, मतलब कि भाई उस प्रतिरोध जो है उसके व्युत्क्रम होता है चालकत्व, तो जिसे G से प्रदर्शित करते हैं, मतलब G इज इक्वल टू क्या I बटे 1 में R हो गया। तो शब्दों में हम कहते हैं विद्युत चालकत्व इज इक्वल टू में एक मतलब व्युत्क्रमानुपाती प्रतिरोध के। तो यहाँ पर हमें पता है प्रतिरोध बराबर क्या होता है, विभवांतर बटे में धारा होता है। तो इसके व्युत्क्रमानुपाती तो ये हो जाएगा G इज इक्वल टू में I बटे में V हो जाएगा। तो इस प्रकार किसी चालक का विद्युत चालकत्व उसमें बहने वाली धारा और उसके सिरों के भी लगाए गए विभवांतर के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है ना। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा भाई, देखो ओम इनवर्स हो जाएगा इसका मात्रक, अथवा मोह भी इसको बोला जाता है, और इसका संकेत इस तरह से हम ओमेगा से कर सकते हो, ओमेगा इनवर्स। और मात्रक मोह को साइमन भी कहते हैं, तो साइमन भी कहते हैं, इसका संकेत एस से करते हैं, साइमन को एस से, तो मोह को साइमन भी बोला जाता है। और विमेय सूत्र क्या हो जाएगा हमारा, प्रतिरोध का क्या था ML2 है ना, T-3 और A-2 था, इसका उल्टा हो जाएगा M-1 L-2 T3 और A² हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर होगा इसका विमेय सूत्र। तो यहाँ पर पांचवा पॉइंट जो था उसकी निर्भरता वो क्या थी, विद्युत चालकत्व की। किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उसका विद्युत चालकत्व कहते हैं, इसे G से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र के रूप में जब हम लिखते हैं विद्युत चालकत्व 1 बटे प्रतिरोध होता है, तो यहाँ पर क्या आया था, व्युत्क्रमानुपाती हम कह सकते हैं चालकत्व तो होता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे प्रतिरोधकता, ठीक है ना। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई अनुप्रस्थ
प्रतिच्छेद के क्षेत्रफल चालक के पदार्थ की प्रकृति एवं ताप पर निर्भर करता है। यदि किसी चालक की लंबाई L, उसके अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद का क्षेत्रफल A तथा प्रतिरोध R हो तो इसे हम क्या बोलेंगे। देखो भाई, हम पता है जो प्रतिरोध है वो L के समानुपाती होता है और A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों को जब साथ में लिखते हैं तो ये हो जाएगा RL बटे में A हो जाएगा, और जब ये समानुपाती का चिन्ह हटता है तो ये एक आता है रो, जिसे हम P से दर्शित P रो या L है ना, इस तरह से हम दर्शाते हैं। तो जहाँ रो एक नियतांक है जिसे चालक की प्रतिरोधकता कहते हैं, यह चालक के पदार्थ की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करता है। तो इसकी निर्भरता किसके ऊपर है, चालक की प्रकृति, पदार्थ की प्रकृति पदार्थ की प्रकृति और ताप पर निर्भर करता है। ताप बढ़े तो बदल जाएगा, चालक की पदार्थ की प्रकृति बदले तो ये बदल जाएगा ना। तो समीकरण 1 में यदि L का मान 1 हो और हमारा जो क्या नाम है, जो एरिया हो है ना, जो अनुप्रस्थ काट हो उसका मान 1 हो तो ये P बटे में क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो यहाँ से हम समीकरण 1 से एक और चीज़ बोल सकते हैं। इस प्रकार किसी पदार्थ की एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले चालक के प्रतिरोध को उस पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। और समीकरण 1 से हम ये कह सकते हैं P = में क्या हो जाएगा, RA बटे में L हो जाएगा, और यही पदार्थ की प्रतिरोधकता का व्यंजन है। और इसका अगर हम क्या लिखेंगे, हम इसका मात्रक लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, R होता है ओम है ना, और A और बटे में L जो है हमारा वो भाई क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। मीटर, 1 से 1 मीटर कट गया तो ये हो जाएगा ओम मीटर हो जाएगा इसका प्रतिरोधकता का मात्रक, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर देखेंगे। तो प्रतिरोध क्या होता है, देखो भाई, कोई चालक विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करता है उसे उसका प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है ना। और प्रतिरोधकता क्या है, एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले चालक के प्रतिरोध को उस चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। तो यहाँ पर लंबाई बटे में जो उसका अनुप्रस्थ परिच्छेद है उसी को हम क्या बोले, प्रतिरोधकता। और ये क्या है कि चालक के विद्युत धारा मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। दूसरा है कि यह चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ परिच्छेद पर निर्भर करता है, और यहाँ पर कोई परिच्छेद और लंबाई पर निर्भर नहीं करता है, यह एक नियत राशि होती है। इसका एसआई मात्रक ओम होता है और इसका एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। और प्रतिरोध चालक का एक गुण होता है। प्रतिरोध क्या है, किसी चालक का गुण होता है। यहाँ पर प्रतिरोधकता चालक के पदार्थ का विशेष गुण होता है। तो ये चालक के पदार्थ का विशेष गुण है और ये किसी भी चालक का गुण होता है ना, प्रतिरोध। अब यहाँ पर लास्ट है पॉइंट कि इसका विमेय सूत्र क्या है, mL2T-3A- होता है। और यहाँ पर 1 मीटर और जुड़ जाता है, L बटे में A आ जाता है, पता RA बटे में L होता है, ठीक है ना। तो 1 मीटर और जुड़ गया तो ये क्या हो जाएगा, इसका विमेय सूत्र mL3T-3 और A- होता है। तो इस तरह से हमने अभी इतनी चीज़ें ख़त्म करी।